This is I, Mr. Muzammil Hussain here with the English lecture, lesson number 13, lecture number 2, God be praised by Ahmad Nadeem Kashmi. इस लेसन के बारे में हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं कि इसमें कौन से थीम्स डिस्कस हुए हैं। आज हम उन्हीं थीम से रेलेवेंट आगे देखते हैं काशमी साहब ने क्या बात की है। Like the children who came in quick succession, the times too had changed fast. इस लाइन में succession एक सिनोनिम है, वो आप नोट करेंगे। Succession means जानशीनी, तब्दीली, यानी अपने से पहले की जगह पर आना, अपने से पहले की जगह लेना। इसके सिनोनिम्स हैं रिप्लेसमेंट, एक्सेशन, रिप्लेसमेंट, एक्सेशन, एक्सचेंज, चेंज, ये सारे इसके सिनोनिम्स बनेंगे। और यहाँ पर फास्ट उसने यूज किया है। द टाइम्स टू हैड चेंज्ड फास्ट। अब फास्ट यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है इस चेंज वर्ब को। चूंकि ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, इस वजह से हम फास्ट को यहाँ पर एडवर्ब कहेंगे। फास्ट एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब के आने के साथ एडवर्ब बन जाता है, जब ये नाउन के साथ आता है तो एडजेक्टिव होता है। समटाइम्स कुछ लोग ये समझते हैं कि जब ये वर्ब के साथ आए तो इसको फास्टली होना चाहिए, तो फास्टली इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। फास्ट एट अ टाइम एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, ये अपने माइंड में रखना है। Like the children who came in quick succession, the times too had changed fast. बच्चों की तरह जो कि बहुत जल्द एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, वक्त भी तेजी से बदल गया। A pair of shoes for his first born, मेहरुन्निसा, अंडरलाइन। MCQ में आएगा ये कि मौलवी अबुल की फर्स्ट बॉर्न बेटी का नाम क्या था? मेहरुन्निसा, ये अंडरलाइन कर लें आप। A pair of shoes for his first born, मेहरुन्निसा, had cost him 1 rupee. उनकी सबसे बड़ी बेटी मेहरुन्निसा के जूतों के एक जोड़े के लिए उन्हें 1 रुपया अदा करना पड़ा था। For his youngest daughter, he was now asked to pay 6 rupees for a pair. Underline. For his youngest daughter, he was now asked to pay 6 rupees for a pair. उन्हें सबसे छोटी बेटी के लिए जूतों के एक जोड़े की खातिर अब 6 रुपए अदा करने के लिए कहा गया। When he complained, the shoemaker said, जब उन्होंने शिकायत की तो जूते बनाने वाले ने कहा, मौलवी जी, I didn't charge more for your sake. मौलवी जी, मैं आपसे ज्यादा वसूल नहीं कर रहा। Had it been someone else, very important thing to be discussed here in respect of grammatical expressions, underline कर लें इसको। Had it been someone else, I could easily have wangled 10 rupees. सबसे पहले सिनोनिम देखें, wangled, wangled, हथिया लेना, ठीक है, निकलवा लेना, wangled। wangled जो है ये वर्ड एमडी कैट में भी इस्तेमाल हुआ है। मैं चाहूँगा कि मैं इसको शेयर कर दूँ यहाँ पर, ठीक है। wangled, निकलवा लेना, हथिया लेना। wangled के लिए एमडी कैट में एक वर्ड यूज होता है फिनागल, ठीक है, नोट कर लेंगे, FINAGLE, फिनागल, ठीक है। और फिर हम चूंकि बात कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अपना मतलब निकलवा लेना, अपना मकसद हासिल कर लेना, तो इसके लिए मैनिपुलेटेड का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। मैनिपुलेटेड, ठीक है जी। wangled, फिनागल्ड, मैनिपुलेटेड, निकलवा लेना। अब इसमें जो बात डिस्कस करने वाली थी वो क्या थी? देखें, अगर हम गौर करें तो ये जो सेंटेंस है ये एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हम जानते हैं कि हम इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, जबकि मेन क्लॉज मॉडल प्लस हैव प्लस वी थर्ड, यानी कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव प्लस वी थर्ड आता है। अब यहां पर जब हम
किसी भी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का इफ रिमूव करके उसका हेल्पिंग वर्ब यानी हेड उसके सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं, और उसके बाद हम पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रखते हैं और एंड पे बजाय क्वेश्चन मार्क लगाने के हम फुल स्टॉप लगाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। नॉर्मली बच्चों जब हम हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में रखते हैं तो वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहलाता है, लेकिन ये एक खास बात है कि जब हम थर्ड कंडीशनल का इफ रिमूव करके हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले जाते हैं और बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहने देते हैं और एंड पे फुल स्टॉप रखते हैं, तो ये इन्वर्जन होती है और इसका मकसद एम्फेसिस करना होता है, स्ट्रेस करना होता है। हैड इट बीन, और यहां पर हम तर्जुमा काश से करेंगे। ये स्ट्रक्चर जो है वो काश के मीनिंग दे रहा है, काश। अब सुने जरा, Had it been someone else, I could easily have wangled 10 rupees. काश आपकी जगह कोई और होता तो मैं बाआसानी 10 रुपए निकलवा सकता था। The cost of leather has gone sky high. चमड़े की कीमत आसमान को छूने लगी है। Prices have risen so suddenly that it seems as though all the cows and buffaloes in the country have been dispatched to the Mount Caucasus. Dispatched, underline, synonym है। Dispatched का मतलब है भेज देना, ठीक है, भेजना। सिनोनिम्स है सेंट, डिस्चार्ज्ड, रिलीज्ड, शिफ्ट, ट्रांसफर और भी बहुत सारे हैं। ट्रांसम्यूटेड, ये एमडी कैट के वर्ड्स हैं। तो बहरहाल ये आपके लिए मौजूद थे, मैंने लिख दिए। सेंट, डिस्चार्ज, रिलीज्ड, शिफ्ट, ट्रांसफर्ड। तो डिस्पैच्ड मींस भेजना। गौर से सुनना। प्राइसेस हैव राइजन सो सडनली दैट इट सीम्स, कीमतें अचानक इस कदर बढ़ गई हैं, ऐसा लगता है, एज दो, गोया के, ऑल द काउज एंड बैफलोज इन द कंट्री हैव बीन डिस्पैच्ड टू द माउंट कैकेसस, मुल्क की सारी गाय और भैंसें माउंट कैकेसस की तरफ भेज दी गई हैं। माउंट कैकेसस है क्या? माउंट कैकेसस एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जो कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है। अ माउंटेन रेंज दैट कनेक्ट्स यूरोप एंड एशिया। तो ये पहाड़ी सिलसिला यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है और उसका नाम है माउंट कैकेसस। और एज दो बच्चों एक फर्जी ख्याल के लिए इस्तेमाल होता है, ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन को बयान नहीं करता। जिस तरह हम वुड रादर की बात करते हैं, जिस तरह हम एज दो की बात करते हैं, जिस तरह हम एज इफ की बात करते हैं, तो ये नॉन एग्जिस्टिंग सिचुएशंस को एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए उसने एज दो का लफ्ज इस्तेमाल किया है। कीमतें अचानक इस कदर बढ़ गई हैं, ऐसा लगता है गोया के मुल्क की सारी गाय और भैंसें माउंट कैकेसस को भेज दी गई हों। My cost price is 512, अंडरलाइन, MCQ है ये। मेरी लागत 5 रुपए 12 आने है। 512, 5 मीन्स 5 रुपीज, 12 मीन्स 12 आनाज। वो कहता है my cost price is 512, मेरी लागत 5 रुपए 12 आने है। Believe me, my profit is only 4 आनाज। मुझ पर यकीन रखें, मेरा मुनाफा सिर्फ 4 आने हैं। Come on, Maulvi ji, don't look disappointed and pray, don't give me even that 4 anas bit. जी, disappointed. Disappointed means मायूस. Disappointed means मायूस, परेशान, dejected, disheart, pessimist, ठीक है, परेशान होना, मायूस होना, दिल छोड़ देना। तो वो शूमेकर कह रहे हैं, Come on, मौलवी जी, don't look disappointed. मौलवी जी आगे बढ़िए, परेशान मत हो, मायूस मत हो और दुआ करें। Don't give me even that 4 anas bit. अगर चाहें तो मुझे ये 4 आने भी ना दें। I will charge only what I have spent for these dainty shoes. Dainty, underline. Dainty का मतलब है उम्दा, नर्मो नाजुक। उम्दा और नर्मो नाजुक, डेंटी, ये लफ्ज आगे चल के भी आएगा, आगे चल के ये मीनिंग देगा नर्मो नाजुक के। अभी ये मीनिंग दे रहा है उम्दा के। डेंटी, डेंटी मीन्स डेलिकेट, एलिगेंट, इमिनेंट। डेलिकेट, एलिगेंट, इमिनेंट, ठीक है जी। और ये डिसेंट के मीनिंग भी देता है, ग्रेसफुल के मीनिंग भी देता है। ग्रेसफुल, डिसेंट, डेंटी। I will charge only what I have spent for these dainty shoes.
मैं सिर्फ वही वसूल करूंगा जो मैंने इन उम्दा जूतों पर खर्च किया है, जो मैंने इन उम्दा जूतों पर खर्च किया है। इफ आई एम लाइंग, बच्चों ये बातें कासमी साहब के थीम्स के अकॉर्डिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ग्रामेटिकली भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, गौर करने वाली बातें हैं। ये 3-4 सेंटेंसेस जिनमें बी फॉर्म यूज हो रही है, आपने इन पे फोकस्ड रहना है। मैं भी इनका जो ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो भी शेयर करने लगा हूं आपसे। इफ आई एम लाइंग द कर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी एंड मे आई बी ड्राउन्ड इन सम पॉन्ड, मे आई इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ अ डिसेंट बेरियल। डिसेंट बेरियल, डिप्राइव्ड ऑफ, दो बातें सीखने वाली हैं डिप्राइव ऑफ के एतबार से। पहली बात तो यह है कि इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ आनी है, ये आपने नहीं भूलना, और ऑफ भी सिंगल एफ वाला, डबल एफ वाला नहीं है। डिप्राइव ऑफ, अक्सर लोग इसके साथ डिप्राइव फ्रॉम लिखते हैं, ये हमारा मदर टंग इंटरफेरेंस होता है। डिप्राइव फ्रॉम हमेशा आपने डिप्राइव ऑफ लिखना है। महरूम होना, क्या मतलब है इसका? महरूम होना। तो इसके सिनोनिम्स हैं डिवाइड, डिवाइड महरूम होना, डाइवेस्ट महरूम होना, डेस्टिट्यूट महरूम होना, मोहताज होना। ठीक है, अब इसमें मैंने बी फॉर्म पे बात की। बी फॉर्म है क्या? बी फॉर्म है बच्चों प्रेजेंट सब्जेक्टिव, यानी एक ऐसी सिचुएशन जो दौरे हाजिर में, जो प्रेजेंट टाइम में, जो मौजूदा वक्त में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमें ऐसे महसूस हो रहा होता है कि ऐसा हो सकता है, हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। अब ये देखें, कहता है मे आई इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ अ डिसेंट बेरियल। अब ये जितने भी 3-4 सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं उन सब में ये बी फॉर्म है, और बी फॉर्म क्या है? प्रेजेंट सब्जेक्टिव। ये जो वर्ब है ये क्या कहलाता है? प्रेजेंट सब्जेक्टिव। इसी के साथ हम अभी नीचे पढ़ने लगे हैं, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नेसेसिटीज। अब ये देखें, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नेसेसिटीज। अब इट जो है ये तो सिंगुलर का सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा वॉज आना चाहिए। इट वॉज होता है, तो यहां पर वर क्यों है मेरे बच्चों? जब भी इफ और वर की बात आ जाए, इफ और वर की बात आ जाए, गौर से सुने, जब भी इफ और वर की बात आ जाए, जब भी आई विश आई वर की बात आ जाए, आई विश वर की बात आ जाए, इफ और वर की बात आ जाए, दिस इज कॉल्ड पास्ट सब्जेक्टिव। ये क्या है? पास्ट सब्जेक्टिव। समझ रहे हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल का वर्ब, तो ये पास्ट सब्जेक्टिव है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, मगर हम कह रहे हैं कि हो जाए ऐसा, तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव। ये माजी में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इस वजह से हमने इसको पास्ट सब्जेक्टिव कहा। ये दोनों आपने माइंड में रखने हैं। इफ आई एम लाइंग The curse of Allah be on me and may I be drowned in some pond। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह करे मैं किसी तालाब में डूब जाऊं। May I even be deprived of a decent burial। अल्लाह करे कि मुझे अच्छी मौत नसीब ना हो। If it were possible to get the necessities of life from the heavens through prayers। अगर दुआओं के जरिए आसमानों से जिंदगी की जरूरियात पूरी करना मुमकिन होता, मौलवी अबुल would have prayed to Allah for a pair of shoes for his उम्दा द यंगेस्ट इन द फैमिली। तो मौलवी अबुल घर में सबसे छोटी बेटी उम्दा के जूतों के एक जोड़े के लिए दुआ कर चुके होते। एट नाइट ही कंसल्टेड हिज वाइफ। रात के वक्त उन्होंने अपनी बीवी से मुशावरत की, बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग शी साइलेंटली लिफ्टेड अ कॉर्नर ऑफ द क्विल्ट टू एक्सपोज उम्दतुन निसा स्मॉल बेयर फीट। मगर बजाय जवाब देने के उन्होंने उम्दतुन निसा के छोटे छोटे नंगे पांव दिखाने के लिए खामोशी से रजाई का एक कोना उठा दिया। Seeing those dainty feet, मौलवी अबुल burst into tears like a child। मैंने अभी बोला था डेंटी, यहां पर मीनिंग दे रहे नरमो नाजुक, डेंटी फीट। ठीक है, उसके बाद देखें मौलवी अबुल burst into tears। burst into tears का मतलब होता है बच्चों ज़ारो कतार रोना। ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, इसका मतलब है ज़ारो कतार रोना। burst into tears, ज़ारो कतार रोना। सुने, उम्दतुन निसा स्मॉल बेयर फीट, seeing those dainty feet, seeing those dainty feet, मौलवी अबुल burst into tears like a child। उन नर्मो नाजुक पाँव को देखते हुए मौलवी अबुल एक बच्चे की मानद ज़ारो कतार रोने लगे। मौलवी अबुल एक बच्चे की मानद
ज़ारो कतार रोने लगे. Next day after his morning prayers he went to the shoemaker and paid him 5 rupees and 12 annas and bought the shoes. अगले दिन सुबह की इबादत के बाद वो जूते बनाने वाले के पास गए, उसे 5 रुपए और 12 आने अदा किए और जूते खरीद लिए. Leaving his shop he vowed. Vowed का मतलब है बच्चों कसम खाना, take oath, इरादा करना. तो मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया swear, swore, sworn. ये इसकी तीनों फॉर्म्स हैं. swear का मतलब होता है कसम खाना. आप रोजमर्रा जिंदगी में भी कई मर्तबा ये बोल रहे होते हैं I swear, I really swear. Swear means कसम खाना. वो VOW ये इसका फर्स्ट फॉर्म है. वॉर्ड सेकंड फॉर्म है. वॉर्ड थर्ड फॉर्म है. इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म्स क्या हैं? swear, swore और sworn, कसम खाना. माइंड में रखना ये. Leaving his shop he vowed with Allah as his witness. Witness का मतलब है बच्चों गवाह बनाना. Witness गवाह. गवाह होता है जो देख रहा होता है, ठीक है, जो आपके स्टांस को फेवर कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है. गवाह मीन्स व्यूअर, ऑब्जर्वर, एविडेंस, फेवर, सपोर्ट एंड सो ऑन. ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं. लिविंग हिज शॉप ही वोव्ड विद अल्लाह एज हिज विटनेस. उसकी दुकान से निकलते हुए उन्होंने अल्लाह को गवाह बनाकर कसम खाते हुए कहा नेवर टू यूज द पाउडर टोबैको दैट ही लव्ड, कि वो अपना पसंदीदा तंबाकू कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे. अब पाउडर्ड तंबाकू ये क्या है बच्चों? इसको उर्फे आम में निस्वार कहा जाता है. ठीक है, मुझे ये लिखना भी बुरा लग रहा था, बहरहाल आप इसको याद कर लेंगे, आपकी ज़रूरत भी है. निस्वार, ठीक है, ये आपने देखा होगा कुछ खूबसूरत लोग ये खा रहे होते हैं. तो बहरहाल दिस इज़ कॉल्ड निस्वार, पाउडर टोबैको. ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे. Leaving his shop, he vowed with Allah as his witness never to use the powdered tobacco that he loved. उसकी दुकान से निकलते हुए उन्होंने अल्लाह को गवाह बनाकर कसम खाई कि वो आइंदा निस्वार कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे जो उन्हें बहुत पसंद थी. When Mehrun reached the age of 14, अंडरलाइन करना बच्चों, इसको MCQ है. When Mehrun reached the age of 14, Maulvi Abul's prayers became intense and prolonged. Intense खुशो खुजू वाली. क्या बच्चों? इसका मतलब है खुशो खुजू वाली. जब हम अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में सिर्फ और सिर्फ उसके साथ कनेक्टेड फॉर्म में इबादत कर रहे होते हैं तो हम उसको इंटेंस प्रेयर कहते हैं, उसे हम खुशो खुजू वाली कहते हैं. इसके सिनोनिम्स हैं एम्प्लीफाइड, एग्रावेटेड, डीप. ठीक है, एम्प्लीफाइड, एग्रावेटेड, डीप, ये इसके सिनोनिम्स हैं. प्रोलॉन्ग्ड ये कॉमन वर्ड है. प्रोलॉन्ग का मतलब होता है एक्सटेंडेड. इसका मतलब होता है इलोंगेटेड. ठीक है, यानी बढ़ा देना, लंबा हो जाना. जी नेक्स्ट देखें. When Mehrun reached the age of 14, Maulvi Abul's prayers became intense and prolonged. जब मेहरून 14 साल की उम्र को पहुंची तो मौलवी अबुल की नमाजें खुशो खुजू वाली और लंबी हो गईं. ड्यूरिंग रमजान ही लेड द नाइटली तरावी प्रेयर्स एज यूजुअल. रमजान के दौरान वो मामूल के मुताबिक नमाज तरावी पढ़ा रहे थे. बट द सेम मौलवी अबुल हु नेवर हैड made a single mistake began straying from one surah of the Holy Quran to another. Stray भटकना, derail हो जाना. Stray भटकना. Synonyms हैं deviate, derail, detract, रास्ते से हटना. ठीक है, भटक जाना, मुड़ जाना, हट जाना, ये इसके मीनिंग है. दोबारा सुनेंगे. During Ramadan, he led the nightly Taraweeh prayers as usual. रमज़ान के दौरान वो मामूल के मुताबिक नमाज तरावी पढ़ा रहे थे. But the same Maulvi Abul who never had made a single mistake began straying from one surah of the Holy Quran to another. लेकिन यही मौलवी अबुल जिसने कभी एक गलती भी नहीं की थी, वो कुरान मजीद की एक सूरह मुबारका से दूसरी सूरह मुबारका की तरफ भटकने लगे. Sometimes unconsciously he repeated the same chapter twice in the same part of prayer. बच्चों चैप्टर का वर्ड पारे के लिए आता है. चैप्टर, पारा. ठीक है, कुरान मजीद का जो एक पोर्शन है
जिसको हम उर्दू में पारा कहते हैं, इंग्लिश में उसको चैप्टर कहा जाता है। Sometimes unconsciously he repeated the same chapter twice in the same part of prayer. बाज़ औक़ात अनजाने में वो नमाज के एक हिस्से में ही कुरान मजीद के एक ही पारे को दोहराने लगते। Once when चौधरी फतेहदाद the member of the district board, अंडरलाइन करें, MCQ है ये, MCQ है, अंडरलाइन करें। Once when चौधरी फतेहदाद the member of the district board reprimanded him for a mistake. Reprimanded, सरजनश करना, बुरा भला कहना, डांट डपट करना, reprimanded। तो इसके synonyms हैं rebuked, scalded, scorned, reproached। ये MD कैट का वर्ड है, reproached। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है जी। But Chaudhry Fatehdat, once when Chaudhry Fatehdat, the member of the district board, reprimanded him for a mistake, लेकिन एक दफ़ा जब चौधरी फतेहदाद जो ज़िले बोर्ड का रुकन था, उसने मामूली सी गलती पर उनकी सरजनश की, मौलवी अबुल फेल्ट लाइक शाउटिंग बैक एट हिम, मौलवी अबुल उन पर बरस पड़े। यू हैड अ होल रो ऑफ बॉयज, चौधरी साहब आपके पास सिर्फ लड़कों की एक कतार है। हैड यू ऑल्सो बीन ब्लेस्ड विद द डॉटर, काश आपको भी एक बेटी अता की गई होती। देन यू वुड अंडरस्टैंड व्हाई आई रिपीटेड अ चैप्टर ऑफ द होली बुक ट्वाइस, फिर आपको समझ आता कि मैंने कुरान मजीद के एक ही पारे को 2 बार क्यों पढ़ दिया। बट चौधरी फतेहदाद सेंश्योर मेरे बच्चों तनकीद को कहते हैं, और ये अपने सिनोनिम के एतबार से रेप्रीमेंशन के मीनिंग में भी आता है। रेप्रीमेंडेड ये ईडी एडजेक्टिव बनता है, ईडी फॉर्म बनती है, ठीक है। तो रेप्रीमेंड और सेंश्योर ये सिनोनिम्स के एतबार से एक ही हैं, तनकीद करना, सरजनश करना, डांट डपट करना। बट चौधरी फतेहदाद सेंश्योर वॉज प्योरली रिलीजियस, लेकिन चौधरी फतेहदाद की तनकीद खालिस्तन मजहबी थी। वाई ही वॉज द सेम रिच पायस मुस्लिम, पायस का मतलब होता है नेक, पायस का मतलब क्या होता है? नेक। और इसके सिनोनिम्स देखें, वर्चुअस, इसके प्रोनाउंसिएशन पे गौर करना आपने, वर्चुअस, हॉली, चेस्ट, और ये कॉमन वर्ड है गुड, ये सब नेक के मीनिंग में आते हैं। Why? He was the same rich pious Muslim, the head of the village, who every evening for years had been sending Maulvi Sahib home baked bread smeared with ghee and an earthen bowl of dal. Smeared का मतलब होता है चुपड़ी हुई, चुपड़ी हुई। आप सब लोग घरों में चुपड़ी हुई रोटियां खाते हैं, और अक्सर ये बात भी आप करते हैं कि दो और चुपड़ी हुई ये मुयस्सर नहीं होती, ये एक मकूला भी है, चुपड़ी हुई, ये अब समझ गए होंगे आप। Why he was the same rich pious Muslim, the head of the village, who every evening for years had been sending Maulvi Sahib home baked bread smeared with ghee and an earthen bowl of dal, क्योंकि ये वही अमीर नेक मुसलमान गांव का चौधरी था जो साल से मौलवी साहिब के यहाँ घर की बनी हुई घी से चुपड़ी हुई रोटी और दाल से भरा हुआ मट्टी का प्याला हर शाम को भेजा करते थे। He was very regular in his offering, वो अपनी इस खिदमत में बहुत बाकायदा थे। If for some reason the daily offering of the evening meal was delayed, चौधरी फतेहदाद would carry it himself to Maulvi Abul's house and apologize for the delay, saying, apologize का मतलब होता है बच्चों माफ़ी मांगना, ये वर्ड है apologize, feel sorry, माफ़ी मांगना, say sorry, माफ़ी मांगना, excuse, माफ़ी मांगना, ठीक है। ये कॉमन वर्ड्स हैं, इस वजह से मैंने इनको मेंशन नहीं किया, ये आपके नोटिस में हैं। If for some reason the daily offering of the evening meal was delayed, अगर रोज़ाना की शाम के खाने की इस खिदमत में किसी वजह से देर हो जाती, चौधरी फतेहदाद would carry it himself to Maulvi Abul's house, तो चौधरी फतेहदाद बजाते खुद इसे मौलवी अबुल के घर लेकर जाते एंड अपोलोजाइज फॉर द डिले सेइंग, और ये कहते हुए माफ़ी तलब करते, आई एम टेरिबली सॉरी मौलवी जी मैं इंतहाई माजरत खा हूँ, माई वाइफ इज़ अनवेल, मेरी बीवी बीमार है। अनवेल का मतलब ये नहीं कहना कि मेरी बीवी ठीक नहीं है,
बात समझ रहे हैं? अनवेल का मतलब क्या कहना है? बीमार है, सिक है, इल है, ब्रूइज्ड है, BRUISED, ब्रूइज्ड। मैं बता रहा था बच्चों, अनवेल का मतलब है सिक, इल, ब्रूइज्ड। आपने जब इसका तर्जुमा करना है तो आपने ये नहीं कहना कि मेरी बीवी ठीक नहीं है, बल्कि आपने इसका तर्जुमा बीमार ही करना है, क्योंकि ठीक नहीं है कि और बहुत सारे मीनिंग बनते हैं, इस वजह से। गौर से सुने। I am terribly sorry, मौलवी जी, my wife is unwell, so the maid has cooked the food. लिहाजा मुलाजमा ने खाना बनाया। He sincerely considered the daily gift to मौलवी अबुल a part of his daily worship. वो खालिसन मौलवी अबुल के यहाँ अपनी खिदमत को अपनी रोजाना की इबादत का हिस्सा समझते थे। Conscious of the ever increasing responsibilities of her husband, Zebun-Nisa too had started teaching young girls of the village the Holy Quran. यहाँ तक अंडरलाइन कर लें, ये MCQ है और अक्सर आता है ये। Conscious of the ever increasing responsibilities of her husband, अपने खामिंद की मुसलसल बढ़ती हुई जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए ज़ेबुन-निसा too had started teaching young girls of the village the Holy Quran. ज़ेबुन-निसा ने भी गांव की बच्चियों को कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया था। On Thursday, when each of the girls brought a small portion of sugar on bread, जुमेरात को जब हर बच्ची रोटी के ऊपर थोड़ी सी शक्कर लेकर आती, ज़ेबुन-निसा would arrange for at least 2 baskets. ज़ेबुन-निसा कम से कम 2 टोकरियों का बंदोबस्त करती। 2 baskets, MCQ है, अंडरलाइन। These small baskets were used to store morsels of home baked bread. ये छोटी छोटी टोकरियां घर की बनी हुई रोटियों को ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होती थीं। अब बच्चों कन्फ्यूजन है, ये बात MD कैट में पूछी जाती है, MD कैट में पूछी जाती है, क्योंकि नॉर्मली हम यूज टू के बारे में पढ़ते हैं कि यूज टू एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि माजी में रिपीट होने वाले काम के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये देखें, यहाँ पर आपने माइंड में रखना है, आपकी चारों किताबों में, बुक 1, 2, 3, 4, चारों किताबों में ये एक ही जुमला है अपनी नोयत का जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर MD कैट में ये आ जाए तो आपने माइंड में रखना है कि ये वर और यूज्ड, ये यूज टू इकट्ठा नहीं है, बल्कि ये वर और यूज्ड ये एक पैसिव वर्ब है। ये क्या है? ये एक पैसिव वर्ब है। आपकी चारों किताबों में एक जुमला ये है, एक जुमला हम MD कैट में और सिखाते हैं, वो बुक 2 में है, वो भी आपकी चारों किताबों में एक ही है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा में। तो आपने माइंड में रखना है कि ये एक पैसिव वर्ब है, और ये पैसिव वर्ब के बाद ये जो 2 + V फर्स्ट है, ये एक अलहदा से इन्फिनेटिव है, ना कि ये यूज्ड और टू ये एक हिस्सा है, ऐसा नहीं है। यूज्ड और टू अगर एक हिस्सा होते तो मेरे बच्चों इस वर्ग की वजह से यहां पर ये स्टोर नहीं आना था, फिर ये स्टोरिंग आना था, ING फॉर्म आनी थी। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि यहां पर ये वी फर्स्ट इस वजह से आया हुआ है कि वर यूज्ड ये एक पैसिव वर्ब है। ये आपने MD कैट के लिए माइंड में रख लेना है। बट देयर वॉज येट अनदर प्रॉब्लम, लेकिन अभी भी एक मसला बाकी था। बिसाइड्स ब्रेड टू फिल देयर बेलीज, बिसाइड्स ये भी आप पेयर्स ऑफ वर्ड्स में पढ़ा करते हैं। बिसाइड्स का मतलब होता है एक्सेप्ट, के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है अलोंग विद, के साथ। इसको भी आपने मिक्स नहीं करना, बिसाइड्स एक्सेप्ट के अलावा, बिसाइड अलोंग विद के साथ। जी, बिसाइड्स ब्रेड to fill their bellies, they also needed cloths to cover their bodies. उन्हें अपने पेट भरने के लिए रोटी के अलावा अपने जिस्मों को ढांपने के लिए कपड़े की भी जरूरत थी। चौधी फतेदाद used to present, अब वर्ड सेम है, प्रेजेंट और प्रेजेंट। देखें, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का फर्क आ रहा है। प्रेजेंट का मतलब होता है ऑफर करना, पेश करना, ठीक है, और प्रेजेंट का मतलब होता है हाजिर होना। तो यहां पर आप प्रेजेंट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट पढ़ेंगे, पेश करना। और इसको अंडरलाइन भी कर लेना है, ये MCQ भी है। चौथी फतेदाद यूज्ड टू प्रेजेंट न्यू क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स देखें मेरे बच्चों, क्लॉथ CLOTH, क्लॉथ, अनस्टिच्ड CLOTHE, क्लॉथ, स्टिच्ड, और CLOTHES, क्लॉथ्स, ड्रेस। जब तक ये S नहीं आएगा हम ड्रेस की डेफिनेशन नहीं करेंगे। E आएगा तो स्टिच्ड यानी इनकम्प्लीट ड्रेस, और CLOTHE नहीं होगा तो ये अनस्टिच्ड ड्रेस, अनसिला कपड़ा। ये माइंड में रखना है।
चौधरी फतेहदाद used to present new clothes to Maulvi Abul once a year after every harvest. चौधरी फतेहदाद हर साल फसल की कटाई के बाद मौलवी अबुल को एक जोड़ा पेश किया करते थे. Whenever these cloths came, a tailoring shop would spring up in Maulvi Abul's house. जब कभी ये कपड़े मौसूल होते, मौलवी अबुल के घर में एक दर्जी की दुकान खुल जाती. ज़ेबुन्निसा with the assistance of Mehrun and Zabda and Shamsun would cut them into smaller outfits, dresses, outfits for the younger kids. ज़ेबुन्निसा, मेहरून, ज़ब्दा और शमसुन की मदद से इसे छोटे बच्चों के मलबूसात में काट देती. If he ever received some extra money, this bonus would usually be locked up in a tin box. अगर कभी उन्हें कुछ इजाफी पैसे वसूल होते तो उन्हें टिन के डिब्बे में जमा कर दिया जाता. With the passage of time, the appetites of the children increased. वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों की भूख बढ़ चुकी थी. मौलवी अबुल was caught in the whirl of life. whirl भंवर को कहते हैं. whirl भंवर. सिनोनिम्स देखें, swirl, twirl. ये twirl का वर्ड आपने ओवरकोट में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है. twirl घूमने के मीनिंग में वहां आया हुआ है, तो इसका मतलब है भंवर. whirl, swirl, twirl. मौलवी अबुल was caught in the whirl of life. मौलवी अबुल जिंदगी के भंवर में फंस चुके थे. टाइम हैड नॉट बीन काइंड टू हिम. वक्त उन पर मेहरबान नहीं था. द हेयर अराउंड हिज टेम्पल्स हैड बिकम सिल्वरी वाइट. उनकी कनपटियों के गिर्द बाल चांदी की तरह सफेद हो गए थे. द ग्रिप ऑफ हिज टीथ ऑन हिज गम्स हैड फॉर लॉन्ग बीन लूज. उनके दांतों पर मसूड़ों की गिरफ्त बहुत पहले से कमजोर पड़ चुकी थी. बट हिज वॉइस रिमेन्ड रेजोनेंट. लेकिन उनकी आवाज अभी भी गूंजदार थी. However, sometimes that too quivered. Quivered का मतलब है कांप जाना, कांपना. Quivered, ये एमडी कैट का वर्ड दे रहा हूं. Palpitated, quivered, palpitate और palpitated इसकी फॉर्म बनेगी, ईडी फॉर्म palpitated बन जाएगी. ये ले, हम अभी बना भी देते हैं भाई. ये ले, palpitated, quivered, कांपना. ये लाइन मजे की है, जरा गौर से सुने. The grip of his teeth on his gums had for long been loose. उनके दांतों पर मसूड़ों की गिरफ्त बहुत पहले से कमजोर पड़ चुकी थी. But his voice remained resonant. लेकिन उनकी आवाज अभी भी गूंजदार थी. However, sometimes they too quivered. बहरहाल बाज़-औक़ात वो भी कांप जाती थी. बहरहाल बाज़-औक़ात वो भी कांप जाती थी. चौधरी फतेहदाद was the only one who knew the reason. सिर्फ चौधरी फतेहदाद ही था जिसे वजह मालूम थी. मौलवी अबुल had once opened his heart to him about a suitable match for मेहरून. मौलवी अबुल ने एक दफा उनके सामने मेहरून के मौजू रिश्ते के एतबार से अपना दिल खोला था. मैच प्रपोजल को कहते हैं, रिश्ते को कहते हैं. द चौधरी हैड केयरफुली कंसिडर्ड द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द यंग मेन ऑफ द विलेज. चौधरी साहब ने गांव के तमाम नौजवानों की अहलियत को बड़े मोहतात अंदाज में परखा था. चौधरी साहब ने गांव के तमाम नौजवानों की अहलियत को बड़े मोहतात अंदाज में परखा था. जी बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. विल सी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विद अ न्यू लेक्चर. टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.